नमस्कार। एस भारत एक बार फिर हाजिर है करंट अफेयर से जुड़ी कुछ ज़रूरी खबरें लेकर। 21 दिसंबर 2021 को स्वदेशी बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों के पहले बैच को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसको डिज़ाइन किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने, और इसका निर्माण आयुध निर्माणी मेडक ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के सहयोग से किया है। भारतीय सेना ने AERV की 53 यूनिट का ऑर्डर दिया है। इन वाहनों को मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। इन वाहनों की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। ये वाहन पानी की बाधाओं और दलदली पैच की टोह लेने में सक्षम है और कमांडरों को मजबूत करने के लिए रियल टाइम में अपडेट दे सकेंगे। ये भारतीय सेना की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। भविष्य के किसी भी युद्ध में मैकेनाइज्ड ऑपरेशन में ये वाहन एक बड़े गेम चेंजर होंगे। AERV को VMP-2 नामक उभयचर इन्फेंट्री वाहन को मॉडिफाई करके विकसित किया गया है। इस वाहन को सेना के इंजीनियरों की लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आक्रामक और रक्षात्मक कार्यों के लिए रेगिस्तानी, समतल और नदी क्षेत्रों में असॉल्ट ब्रिज के निर्माण के लिए किया जाएगा। अब बात सेमीकंडक्टर पॉलिसी की। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 में कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई। ये नीति भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकार इस पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कर चुकी है और क्या करने वाली है, वो भी जान लीजिए। सरकार ने पूरे भारत में चिप निर्माण और डिजाइन सुविधाओं की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज का अनावरण किया था। सरकार भारत में 2 सेमीकंडक्टर और 2 डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के लगभग 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए आवेदन विंडो 1 जनवरी 2022 को 45 दिनों के लिए खुलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC 2.0 योजना के तहत अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा सरकार अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता करेगी। अब बात उस रिपोर्ट की जिसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने हाल ही में नियम उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या कुछ सामने निकल कर आया, वो भी जान लीजिए, जिससे आपको समझ आएगा कि ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। भारत में अपराधियों की संख्या 2019 में बढ़ी, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष 3 में शामिल हो गया। बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स ने भारत के शर्मनाक रिकॉर्ड में प्रमुख योगदान दिया है। 2019 में 152 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन, जो दुनिया के कुल 17% के लिए जिम्मेदार थे, ये सभी भारत में ही दर्ज किए गए थे। कुल अपराधियों में से बॉडी बिल्डिंग 57 अपराधियों की सूचना मिली। वहीं ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में 25 ADRV के साथ आगे हैं। इसके बाद एथलेटिक्स 20 और कुश्ती 10 का स्थान आता है। मुक्केबाजी और जूडो ने 4 की सूचना दी है। वहीं 2019 में 4 क्रिकेटरों ने भी ADRV के रूल्स को तोड़ा है, यानी एंटी डोपिंग रूल्स वायलेशन में वो पाए गए हैं। दुनिया भर में रूस 167 ADRV के साथ सूची में शीर्ष पर है। 157 ADRV के साथ रूस के बाद इटली का स्थान है। 78 ADRV के साथ ब्राजील चौथे स्थान पर है और ईरान 70 ADRV के साथ 5वें स्थान पर है। रूस को टोक्यो ओलंपिक में अपनी राष्ट्रीय टीम भेजने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों का पालन नहीं किया था। इसे अब उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। रूस ने 2018 की तुलना में अधिक मामले दर्ज किए हैं। अब आप थोड़ा सा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के बारे में भी जान लीजिए। वाडा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक फाउंडेशन है। ये खेलों में नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए कनाडा में स्थित है। इस फाउंडेशन की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास, शिक्षा और विश्व डोपिंग रोधी संहिता की निगरानी शामिल है। अब आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी रोचक खबर की तरफ। दक्षिणी चीन के गांझोउ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। माना जा रहा है कि ये भ्रूण एक टूथलेस थेरोपॉड डायनासोर है, या इसको ओविराप्टोरोसॉर भी कहा जाता है। इसका नाम बेबी यिंगलियांग रखा गया है। इस भ्रूण की खोज ने शोधकर्ताओं को डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच की कड़ी की अधिक समझ प्रदान की है। ओविराप्टोरोसॉर है क्या और ये डायनासोर से किस तरह अलग है, ये भी जान लीजिए। ओविराप्टोरोसॉर पंख वाले डायनासोर थे जो लगभग 100 मिलियन से 66 मिलियन साल पहले लेट क्रेटेशियस काल के दौरान वर्तमान एशिया और उत्तरी अमेरिका में रहते थे।
बेबी यिंगलियांग जिस भ्रूण की खोज की गई है उसकी लंबाई सिर से पूंछ तक 27 सेंटीमीटर है। ये चीन के यिंगलियांग स्टोन नेचर हिस्ट्री म्यूजियम में 6.7 इंच लंबे अंडे के अंदर है। इस अंडे को पहली बार 2000 में खोला गया था और 10 साल के लिए भंडारण में रखा गया था। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 150 से 500 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल में देश भर के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान और प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। नीति आयोग ने 22 भाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। शीतकालीन सत्र की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पीसीज स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा सोनी के पास रहेगा। तो ये थी कुछ खबरें करंट अफेयर से जुड़ी हुई। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।